गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पुनः उसी चैप्टर के अंतर्गत अर्थात सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना एवं कार्य के अंतर्गत अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने इस चैप्टर से संबंधित 5 वीडियोस बना करके YouTube पे लोड किया है। आप संभवतः उसको देखे होंगे, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये पार्ट 6 के अंतर्गत आएगा और इसमें जैसा कि कह रहे हैं कि ये टॉपिक या ये चैप्टर जीव विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आता है। और आप जानते हो कि किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो अथवा बहुकोशिकीय जीव हो, सब कोशिकाओं के ही बने होते हैं। और अगर हम किसी जीव को या पूरे जीव जगत को समझना चाहते हैं, चाहे वो पादप जगत हो, चाहे वो जंतु जगत हो, चाहे वो कवक जगत हो या मोनेरा हो, अर्थात मोनेरा जगत जिसमें बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, किसी भी जीव के बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें कोशिका के बारे में समझना होगा, सेल के बारे में समझना होगा। सभी जीव सेल से ही बने हैं। पहले हम जिससे वो बने हैं, जो उनका बिल्डिंग यूनिट है, जो उनका जो है संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, उसके बारे में हम लोग जब तक भली बात से जान नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक हम आगे के बारे में नहीं जान सकते या हमारी जानकारी अधूरी रहेगी। तो चलिए चलते हैं। हम पादप कोशिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पादप कोशिका में जैसा कि हमने पार्ट 5 में पढ़ाया है आपको, 5वें भाग में कोशिका विज्ञान के, उसमें हमने वर्गीकृत किया था। आपने देखा होगा वीडियो में कि कोशिका में क्या क्या होता है। एक पादप कोशिका को कैसे 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 हम बांट सकते हैं, कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, अध्ययन की दृष्टि से समझने के लिए, सुगमता से समझने के लिए। तो हमने वहाँ बताया है आपको कि सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसके बाद प्लाज्मा लेमा पाया जाता है और उसके भीतर पूरा का पूरा जीवद्रव्य पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और उसी प्रोटोप्लाज्म में कोशिका के अंदर ही एक बड़ा सा खाली स्थान पाया जाता है जिसको रिक्तिका कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं, जो एक झिल्ली से घिरी होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो कोशिका के भीतर टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा लेमा के बीच में ही सारे कोशिकांग और सारे कोशिकीय इंक्लूजन्स, चाहे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्टिकल्स हो या मेटाबॉलिकली इनएक्टिव मटेरियल्स हो, वो सब उसी में भरे रहते हैं। तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और अब हम लोग चलते हैं बाहर, सबसे बाहर से शुरू करते हैं पादप कोशिका के बारे में। तो उस संरचना को जो सबसे बाहर पाई जाती है पादप कोशिका में, सामान्य रूप से सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे सूक्ष्म पादप पाए जाते हैं जिनकी कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसी तरह से कुछ ऐसे जो है पादपों के, सूक्ष्म पादपों के जो है लैंगिक जनन में भाग लेने वाले कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम जूस्पोर्स कहते हैं,
या सर्टेन अदर स्पोर्स हैं जिनके चारों तरफ भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स पॉजेस सेल वॉल, उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो चलिए समझते हैं क्या होती है कोशिका भित्ति। एक संरचना के माध्यम से हम लोग शुरू करते हैं, बनाते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, तब हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सेल वॉल वास्तव में है क्या। तो आप भी ड्रा करिए। ये हमने एक संरचना बनाया है जो प्लांट सेल का, ये पादप कोशिकाएं हैं। अब मैं भीतर नहीं जाऊंगा, इसको क्या है वो हम बाद में चर्चा करें, हमको बाहर। अब ये पादप कोशिकाएं, यहाँ देखिए हमने 3 पादप कोशिकाओं को स्पष्ट रूप से ड्रा किया है। इनमें ये जो पादप कोशिकाएं हैं ये एक दूसरे से सटी हुई है। देखिए ये और ये 3 ऐसे लाइन हैं जो तीनों के बीच में है। यहाँ भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, इसकी ये भी इसकी कॉमन है। इसको जब कोई पादप कोशिका विभाजित करती है तो विभाजन के फलस्वरूप जब उसमें 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं संसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, तो उनके बीच में, दोनों कोशिकाओं के बीच में एक प्लेट बनता है जो उसको 2 पार्ट्स में बांटता है, जिसको उस प्लेट को हम मिडिल प्लेट कहते हैं। और वो छोटे छोटे यौगिकों से या छोटे छोटे जो है संरचनाओं से बने होते हैं, जिन संरचनाओं का निर्माण गाल्जी काय यानी गाल्जी एपरेटस नामक कोशिकांग करता है। और वो छोटे छोटे संरचनाएं, वो छोटी छोटी संरचनाएं आपस में जब मिलती हैं तो एक संरचना बनाती है, एक प्लेट बनाती हैं जिसको सेल प्लेट कहते हैं। और उन संरचनाओं को फ्रेगमोसोम कहते हैं, उनका नाम है फ्रेगमोसोम, जिससे वो बनती है। तो वही संरचनाएं जो फ्रेगमोसोम्स हैं, जो सेल प्लेट बनाती हैं, वास्तव में वही कोशिकाओं के बीच में होती हैं। ऐसे एक कोशिका पड़ोसी कोशिका के बीच में, दूसरी पड़ोसी कोशिका के बीच में, इसको मिडिल लेमाइला या मिडिल लैमिला कहते हैं। ये देखिए, ये कहलाता है मिडिल लैमिला। ये मिडिल लैमिला कहलाता है। ये संरचना वास्तव में जो ये मिडिल लैमिला है, ये एक विशेष प्रकार की यौगिक से बना होता है। यही आप इसको समझ लीजिए। ये जिस यौगिक से बना होता है उसको हम कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट कहते हैं। ये कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। ये बड़ा कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जो 2 कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, अंतर कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। अब इसी मिडिल लैमिला पर बाद में अन्य यौगिक इकट्ठा होते हैं और वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें तमाम तरह के जो है कह सकते हो आप
पॉलीसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड्स इत्यादि होते हैं, जिनको हम लैक्टेंस कहते हैं। और वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं, यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं दोनों तरफ। आप देखिए, ये भी इस नेबुला के भी तरफ और इधर भी ऐसे ऐसे यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, इस तरह से यहाँ पर इकट्ठा होते हैं दोनों तरफ। अगर हम इधर करें तो इधर भी इसी तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह से ये इकट्ठा होते हैं। और वो मुख्य रूप से कुछ विशेष कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें मुख्यतः उनको हम एक साथ अगर कहें तो हेमीसेलुलोज और सेलुलोज होते हैं। हेमीसेलुलोज और सेलुलोज होते हैं जो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं मिडिल लैमेला के दोनों तरफ ऐसे। और जो संरचना बनाते हैं ये, उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब देखिए, ये संरचना जो बनी है इसको कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहलाता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल लचीली होती है, पतली होती है, डेलिकेट होती है, ये इसकी विशेषता है। इसी बीच कोशिका वृद्धि करती है, इसके अंदर इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी होती है, लचीलापन होता है। और जैसे जैसे कोशिका बढ़ती है ये भी खिंचता जाता है। उसके बाद जब ये कोशिका और मैच्योर हो जाती है, अर्थात इसमें वृद्धि रुक जाती है, अब इसमें खिंचाव नहीं होता, तो इसी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, मतलब इधर की तरफ अगर आप चलेंगे, मैं एक यहाँ पर एक बाउंड्री बना देता हूँ कि ये ऐसे, ये प्लाज्मा लेमा है कोशिका, आपके समझने के लिए। ये कोशिका का प्लाज्मा लेमा है, ये प्लाज्मा लेमा का स्तर है, ये प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा लेमा की तरफ जब ये मैच्योर हो जाता है, अब इसमें खिंचाव नहीं होता, अब इसका वृद्धि नहीं होता, अब केवल ये प्रौढ़ होता है, पुराना होता है, ओल्ड होता है। उस समय यहाँ पर दूसरे तरह की संरचना बनने लगती है, अर्थात प्राइमरी सेल वॉल के भीतर की तरफ एक दूसरी संरचना यहाँ डेवलप होती है जो काफी दृढ़ होती है। ऐसे हम बना दे रहे हैं, ऐसे देखिए, आप ध्यान दीजिए इस तरह से, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको पता चले। ये ऐसी संरचना बन जाती है। यहाँ इसी तरह से इस तरफ भी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, अर्थात ये जो स्तर है, ये जो मैंने कलर में बनाया है, पिंक कलर का दिख रहा होगा आपको, वो प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा है इस तरह। तो प्लाज्मा लेमा की तरफ दूसरा स्तर विकसित होता है ऐसे, ये इसको भी मैं इधर ऐसे कर देता हूं, इस तरह से। ऐसे इधर भी जो नर्विंग सेल्स हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, यहां भी ये, तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ दूसरा स्तर बनता है
जिसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, या इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, अब मैं चलिए मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी रिजिड होता है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होता। क्यों ऐसा हो जाता है? ऐसा इस कारण हो जाता है कि सेकेंडरी सेल वॉल में, जैसे आपने वहाँ प्राइमरी में देखा कि वहाँ पर हेमीसेलुलोज और सेलुलोज, जो कुछ लैक्टेंस और जैसे आर्बिनोज है और तमाम तरह के जो है शुगर्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स है, उसके बने होते हैं। उसी तरह से ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, जिसको मैंने यहाँ बनाया, देखिए थिकनिंग के कारण इतना, ये सेकेंडरी सेल वॉल कुछ विशेष तरह के यौगिकों के बने होते हैं। और क्यों बनते हैं? उनको हम क्यूटिन कहेंगे, लिग्निन कहेंगे, सुबेरिन कहेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बनता क्यों है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन, लिग्निन एंड सुबेरिन। ये डिपॉजिट कर जाते हैं प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर, तो बन जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखिए, ये कई स्तर का होता है। कुछ लोग इसको भी 3 भागों में बांटते हैं, कुछ वैज्ञानिक इसमें भी 3 पार्ट करते हैं और उसको टर्सरी सेल वॉल का भी नाम देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इसको सेकेंडरी में इंक्लूड कर लिया और इसको थिक बना दिया कि ये कई लेयर का होता है, जिसमें क्यूटिन, लिग्निन एंड सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है। ये भी एक बहुत जटिल यौगिक होते हैं। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी मच रेजिस्टेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्ट्रेस। प्रकृति के तमाम तरह के स्ट्रेस को सहने के लिए ये बहुत योग्य होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और वो सेकेंडरी सेल वॉल बनाते हैं। इनके लिग्निफाइड, जो हम वुड यूज करते हैं, लकड़ियाँ यूज करते हैं, फर्नीचर में यूज करते हैं, मकान बनाने में यूज करते हैं, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उनकी जो मजबूती है, उनका जो आयु है, वो जो पेस्ट रेजिस्टेंस उसमें पाया जाता है, कीड़े मकोड़े उसको नहीं खा पाते, दीमक कम लगते हैं इत्यादि, ताप दाब नमी, उसको सहने की बहुत क्षमता होती है। और वो सारी क्षमता उनमें इसी कारण होती है लकड़ियों में, वुड्स में, क्योंकि उनमें क्यूटिन, लिग्निन और सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है, जो सेकेंडरी वॉल होता है। तो इस तरह से अब देखिए, जैसे जैसे ये मजबूत होता है या बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो प्राइमरी सेल वॉल है वो घटता जाएगा और सेकेंडरी सेल वॉल की मोटाई बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि ये सेकेंडरी सेल वॉल या जो डिपोजिशन है लिग्निन का, सुबेरिन का, क्यूटिन का, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसका जो पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म है वो संकुचित हो जाएगा और सेल जो है वो हार्ड हो जाएगी और डेड कर जाएगी, उसका डेथ हो जाएगा, यानी वो लाइफ नहीं रह जाएगी। तो ये जो है संरचना जो है सेल वॉल की है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा। अब इसके कार्य क्या है, क्या करता है सेल वॉल? सेल वॉल वास्तव में एक तरह से कहिए एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री है, एक प्रोटेक्शन की बाउंड्री है, एक ऐसी कोशिका, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाला एक सुरक्षात्मक आवरण है, जो कुछ चीज़ों के लिए या कुछ यौगिकों के लिए पारगम्य होता है और बहुत सारे के लिए अपारगम्य होता है। तो इसकी पारगम्यता कैसे होती है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से कैसे जुड़ी होती है, यहाँ ये भी जान लीजिए कि जब ये डिपोजिशन होता है लिग्निन का, सुबेरिन का, क्यूटिन का, तो कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं अंतर कोशिका के बीच में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में, जहाँ पर ये गैप होता है, वहाँ पर सुबेरिन डिपॉजिट नहीं होता। ऐसे तो इसके बीच में एक चैनल बन जाता है, यहाँ ध्यान से देखिए, इनके बीच में एक चैनल ऐसे बन जाता है, एक पास बन जाता है, बाईपास बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है, जहाँ ऐसे इनके बीच में भी बन जाएंगे।
इनके बीच में भी बन जाएगा। ऐसे अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको मिटा दूं ऐसे, और यहाँ पर, तो वहाँ पर लिक्विड डिपॉजिट नहीं होगा, सुवेरिन डिपॉजिट नहीं होगा, और वहाँ पे चैनल बन जाएगा। ऐसे ऐसे रास्ता बन जाएगा। ये रास्ता जो है, ये जो पैसेज है, वो एक प्रोटोप्लाज्म को, एक सेल के प्रोटोप्लाज्म को दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म से कंटिन्यू करता है, चैनल बना देता है, जिससे यहाँ का जो प्रोटोप्लाज्मिक द्रव्य है वो इसमें भी पहुँच जाए, यहाँ चला जाए, या इसका इसमें आ जाए, या फिर इसका इसमें आ जाए, इस तरह से, या इसका इसमें चला जाए। तो ये जो है एक पास, इंटरपास डेवलप करता है, कह सकते हैं चैनल डेवलप करता है, और जो संरचना यहाँ बनती है उसको हम डेस्मोसोम्स कहते हैं। एक विशेष तरह की कोश की संरचना है जो यहाँ बन जाती है, जिसका नाम है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम कहेंगे इसको। ये यहाँ पर बन जाता है, ये खाली स्थान। इस तरह से इस संरचना को तो डेस्मोसोम कहेंगे, लेकिन ये जो पाथ है, ये जो पैसेज है, उसको हम जो है सिम्प्लास्ट कहते हैं। सिम्प्लास्ट, ये जो स्थान है उसको हम कहेंगे सिम्प्लास्ट, वो कहलाता है सिम्प्लास्ट। तो इसी तरह से सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे द्रव या प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल एक कोशिका से दूसरे कोशिका में मूव करते हैं, तो वहाँ बताएंगे आपको सिम्प्लास्टिक मूवमेंट एंड एपोप्लास्टिक मूवमेंट। तो सिम्प्लास्ट एक तरह का चैनल है जो एक से प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से जोड़ देता है, क्योंकि बीच में एक रास्ता मिलता है जो डेस्मोसोम्स बनाता है उसके आधार पर। तो ये जो है पूरी संरचना जो है वो सेल वॉल की है। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेल वॉल की संरचना कैसी होती है और इसका कार्य क्या है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू।